हेलो लर्नर, स्पिनग्रेड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स चैप्टर 7 में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अभी तक हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में नंबर्स के साथ बातें की, लेकिन नंबर्स के बाद भी बहुत बड़ा बिजनेस को लेकर चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ। और शुरुआत करेंगे और एक अच्छा खासा हम समय देंगे मैनेजमेंट के बारे में समझ के, क्योंकि ये बता पाना नंबर्स से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कौन मैनेजमेंट कितना अच्छा है या कितना खराब है। आप प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आप ये निकाल सकते हैं कि ये मैनेजमेंट इतना परसेंट अच्छा है या इतना परसेंट खराब है? तो मिस्टर फिलिप फिशर, उन्होंने अपनी बुक में ऐसा लिखा था कि किसी भी स्टॉक को जब स्टडी करें तो 90% मैनेजमेंट है, 9% इंडस्ट्री है और बाकी सब फैक्टर्स 1% है। मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडी हुई थी 2019 की स्टडी। उन्होंने देखा कि 2014 तक 3,440 कंपनियां लिस्टेड थी, लेकिन 5 साल होते होते 1104 कंपनियां, मतलब 1/3 कंपनियां ऐसी थी जिनका मार्केट न 70% से ज्यादा उन्होंने मार्केट वैल्यू को इरोड कर दिया। कुछ कंपनियां ऐसी भी थी, लगभग 600 कंपनियां ऐसी भी थी जो लिस्टेड ही नहीं रही। तो बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि बिजनेस को लेकर हेडविंड्स रहे, बिजनेस नहीं चल पाया। लेकिन कुछ कंपनियों में उन्होंने देखा, अच्छे खासी कंपनियों में उन्होंने देखा कि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रीजन था। यहाँ पर एक उन्होंने एक ग्रिड बनाया था, जो स्टडी उन्होंने की थी, जहां पर उन्होंने मैनेजमेंट इंटीग्रिटी और मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, इसको उन्होंने देखा था। तो जहां पर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी कम है और कॉम्पिटेंस भी कम है, तो वो तो बिल्कुल अवॉइड्स है ही। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं जहां मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस है, मैनेजमेंट काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट को बिजनेस के बारे में पता है, लेकिन इंटीग्रिटी पर शक है। तो ऐसी कंपनियों से भी दूर रहना चाहिए। ये कॉम्पिटेंस ट्रैप है और ये रेस टू जीरो भी है। भविष्य में ये तकलीफ कर सकता है। शॉर्ट टर्म में भले ही ना करे, शायद इन्वेस्टर्स को अच्छा भी लगे, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्पिटेंट का बहुत ही कॉम्पिटेंस है। फाइनली उन्होंने कहा ऐसी कंपनियां देखें जहां पर कॉम्पिटेंस मैनेजमेंट का अच्छा हो और इंटीग्रिटी भी हाई हो। लेकिन कैसे इसको पता करें, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इंटीग्रिटी जब जब भी प्रश्न में आए तो आपको दौड़ना है बस। भले ही कुछ पैसे लॉस हो गए हो, लेकिन वो जीरो हो उससे पहले आपको भाग जाना है, वो जरूरी है। अब क्या क्या चीजें की जा सकती है, जैसे अपने साइड से भी कुछ स्कटल बट रिसर्च कर सकते हैं, आप जरूर देख सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। कि एम्प्लॉयज के साथ बात करें, वेंडर्स के साथ बात करें, कस्टमर्स के साथ बात करें कि क्या ठीक से ट्रीट किया जा रहा है उनको या नहीं किया जा रहा है। आप अपने साइड से ऑनलाइन कंप्लेंट्स देख सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट्स आजकल कंपनियों के बारे में होती है, ट्विटर में होती है, अलग अलग फोरम्स में होती है, लेकिन क्या जो कंपनी है उनको पड़ी भी है एटलीस्ट एक्नोलेज करने के लिए? क्या उन्होंने कस्टमर सर्विस के लिए लोग बैठाए भी हैं? तो वो बहुत जरूरी है देखना। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली है या नहीं। समझ लीजिए कोई इंफॉर्मेशन आई है, लेट्स से दिसंबर के महीने में फॉर एग्जांपल कोई एक इंफॉर्मेशन आई है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैनेजमेंट उसको 3 महीने 4 महीने के बाद बाहर कर रहा है। तो ये सब बिल्कुल प्रश्न चिन्ह होते हैं, ये सब रिस्क की चीजें होती है, इसका जरूर ध्यान में रखें। ये सब इंटीग्रिटी वाली चीजें होती हैं। अगली चीजें आप क्या क्या कर सकते हैं? नंबर्स में से तो बहुत मुश्किल है पता करना, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च तो बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी का नाम, फिर आप सर्च कर सकते हैं फ्रॉड, या कंपनी का नाम पुलिस, पुलिस केस, या फिर कंपनी का नाम केस या रेड या चीटिंग, ऐसा करके। या फिर जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो भी है व्यक्ति, एबीसी और फिर फ्रॉड या फिर केस, ऐसा करके तो आपको कुछ आइडिया मिल सकता है। फिर आप स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केस आ गए तो आपको दूर हो जाना है, आपको देखना है, उनके मेरिट्स देखना है, डीमेरिट्स देखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नए जो आईपीओज आए हैं उसके लिए, उसमें तो आपके लिए और थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए क्योंकि डीआरएचपी में एक सेपरेट सेक्शन भी होता है, तो आप लिटिगेशन सेक्शन को भी देख सकते हैं, तो वो आपके लिए और थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसके बाद आप मेरिट पर आप डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नेगेटिव है तो आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाए। आपको अपना यहाँ पर अपना थॉट प्रोसेस यहाँ पर और रिफाइन करना है, यहाँ पर और एनालिसिस आगे के लिए करनी है। अगली कुछ चीजें कि कंपनी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है रिजाइन कर रहे हैं, सीनियर एम्प्लॉयज रिजाइन कर रहे हैं, उसके बारे में। एम्प्लॉयज अपने जो ईसॉप है, स्टॉक्स हैं, उनको बेच के वो निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं। ऑडिटर्स रिजाइन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ
बिल्कुल ऐसी रेड फ्लैग्स हैं जो बिल्कुल एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो हमने अच्छा खासा समय दिया क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर, लेकिन बहुत सारे दूसरे भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जब हम बिजनेस को स्टडी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स के साथ। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस को समझना है तो एक बहुत ही एक एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जहां से आप बिजनेस को तो समझ ही सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी, इंडस्ट्री, सेक्टर, उसको भी बहुत ही डिटेल में समझ सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत बढ़िया एक तरीके से रिपोर्ट होती है, 200, 400, 500 पेजेस की होती है, लेकिन आप मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस भी अगर आप ये जो जो पर्टिकुलर चीज होती है इसको भी अगर आप पढ़ लें अच्छे खासे, तो फिर आपके लिए भी लर्निंग अच्छी खासी हो सकती है। तो रिसर्च करते रहिए। रिसर्च रिपोर्ट जो निकलती रहती है, अगर अलग अलग ब्रोकरेजेस के जो एनालिस्ट बाहर करते रहते हैं, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। टारगेट्स के लिए ना स्टडी करें, आप जो है बिजनेस को समझने के लिए, क्योंकि वहां पर ये पता चलता है कि मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया होता है। तो ये सब आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। अगर आपके पास समय हो तो मैनेजमेंट जो है कॉन कॉल्स भी करते हैं, तो वो भी अगर आप देख सकें। नहीं तो अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो रिसर्च रिपोर्ट से भी आपको बेसिक आइडिया मिल सकता है। जनरली मैं देखता हूं कि टारगेट्स के लिए रिसर्च रिपोर्ट का यूज होता है, बट टारगेट सिर्फ एक पार्ट है, बाकी भी बहुत बड़ा बिजनेस वाला पार्ट तो है ही। फिर एक्सपर्ट्स के साथ स्टडी कीजिए। जो न्यूज़पेपर्स हैं, ऑनलाइन फोरम्स है, टीवी है, वहां पर जो फंड मैनेजर्स हैं, एनालिस्ट लोग हैं, वो आते ही रहते हैं। उनका क्या थॉट प्रोसेस है, जो चीजें हो रही है बिजनेस के बारे में, वो अपना थॉट बताते रहते हैं। उनका क्या यूनिक इंसाइट्स हैं, उनको आप देखिए। जरूरी नहीं है आप सब कुछ चीज मान लें, लेकिन उनको वो क्या कह रहे हैं एटलीस्ट उसको आप देखें। और यहाँ पर भी एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म से हैं, जिनका एक मार्केट में एक अच्छा खासा रेप्यूट हो, उन सब एक्सपर्ट्स को सुनना ज्यादा अच्छा है। जो एटलीस्ट जो फंड चला रहे हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, उन पर थोड़ा भरोसा ज्यादा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगली चीज है ट्रिगर और टर्न अराउंड स्टोरीज। देखिए, हम लोग सब नंबर्स के हिसाब से भी जाएं कि अच्छा प्रॉफिट्स होना चाहिए, अच्छे मार्जिन्स होने चाहिए, तो ऐसे भी केस हो सकते हैं कि जो कंपनी ऑलरेडी बीटन डाउन है, वो सब कंपनीज हमारे हाथ में ना रहे। ये बहुत जरूरी है समझना, थोड़ा समय लूंगा। आप बिजनेस ऐसे भी पॉइंट पे जा सकता है जहां पर मैनेजमेंट स्ट्रांग है, जहां पर बिजनेस भी स्ट्रांग है, लेकिन साइक्लिकल बिजनेस अभी अच्छा नहीं कर पा रहा है, स्टॉक प्राइस भी गिरा हुआ है, कोई इसको टच नहीं कर रहा है, लेकिन भविष्य में ये अच्छा हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक ऐसा डेटा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आप देख सकते हैं 2015 से लेकर 2017-18 आप देख सकते हैं उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी किस हिसाब से गिरी थी। सिमिलरली रिटर्न ऑन एसेट्स किस हिसाब से 2015 से 18 डाउन हुए थे, ये गिर रहे थे। और ये जो पीरियड था 2015 से लेकर 16, 17, 18, 19 तक, आप देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बिल्कुल नहीं दिया था, कोई शायद टच भी नहीं कर रहा था, क्योंकि बिजनेस बिल्कुल नीचे जा रहा था। लेकिन 2019-20 से फिर बाद में चीजें अच्छा होना शुरू हुई, आरओई स्ट्रांग हुआ और आरओ जो है, जो नंबर्स जो है स्ट्रांग होने शुरू हुए। तो हमको ये समझना है, ये तो लर्निंग के लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया था। तो आपको टर्न अराउंड स्टोरीज भी देखनी है। अब देखिए, अब यहां पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी कंपनी अभी लॉस मेकिंग है तो कल टर्न अराउंड कर जाएगी। तो इसीलिए एज ए बिगिनर ये थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे जैसे आपका समय जाएगा इन्वेस्टिंग की दुनिया में, 2-4 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा चीजों को समझना, क्योंकि उस समय में क्रेडिट साइकिल लो थी, कॉर्पोरेट एनपीएस जो थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बिल्कुल नीचे चले गए थे, इनफैक्ट लॉस में चली गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन फिर बाद में क्रेडिट साइकिल अच्छी हो गई, लोन साइकिल अच्छी हो गई, बाद में उन्होंने भी अपने को चेंज किया तो अच्छा कर पाए। बहुत ऐसे भी चीजें हो सकती जहां पर अच्छा ना भी कर पाए, तो ये सब भी चीजें हैं। तो यहां पर जब एक्सपीरियंस हो तो और अच्छे से आपका जैसे जैसे एज एन इन्वेस्टर आपकी स्किल होन होती रहेगी। तो मैनेजमेंट बिजनेस को भी देखना है, टर्न अराउंड और ट्रिगर्स को भी समझना है। उसके साथ साथ मेगा ट्रेंड्स को भी देखिए। जैसे कुछ मेगा ट्रेंड्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ, जो अगले 5-10 साल में हमारी लाइफ को बिल्कुल मुझे लगता है चेंज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, केपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के बहुत सारा फोकस है इन सब चीजों में, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, आरईआईटीज,
तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मेगा ट्रेंड्स हैं। तो इसके अलावा भी कोई मेगा ट्रेंड हो तो जरूर बताते रहिए। तो यहाँ पर जो है मेगा ट्रेंड अगर आपने कोई कैच कर लिया और आपकी जो थॉट प्रोसेस और थीसिस आपकी सही रही तो यहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेगा ट्रेंड लग रहा हो लेकिन वो मेगा ट्रेंड ना बना हो, सब कुछ चीजें हो सकती है। तो वो सब चीजें समझनी पड़ती है और वो सब चीजें नंबर्स से आपको नहीं पता चलेगी, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, बाहर से आपको और लर्निंग लानी पड़ेगी। अगली चीज है एफ आई आई डी आई आई क्या कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों सेल कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से बाई कर रहे हैं, तो ये आपको कुछ यूनिक इंसाइट्स दे सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल सेल कर रहे हैं बिना किसी रीजन के तो वो भी आपको समझना है। तो ये सब चीजें आपको नंबर से पता नहीं चलेगी। आपको पता चल जाएगा कि एफआईआई ने कुछ स्टॉक सेल कर दिए, लेकिन क्यों सेल किए वो फिर आपके रिसर्च के लिए चीजें हो जाती है। इन द एंड मैनेजमेंट फोकस करिए, बिजनेस के बारे में स्टडी करते रहिए, जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, कॉन कॉल्स है या फिर रिसर्च रिपोर्ट है उनको देखते रहिए। और इंपॉर्टेंट है अपना एक थॉट प्रोसेस बनाइए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहिए। अगर आपको लेट से स्पेशलिटी केमिकल समझ में नहीं आता तो फिर आप अगर दूर भी हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको बैंकिंग समझ में आती है, अगर आपको आईटी समझ में आती है तो वो आपके लिए आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हो गया। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में बात की। अब बात करने वाले हैं हम मिस्टेक्स के बारे में, और मिस्टेक्स अगर हो भी गई है तो भी अपने आप पर क्यों इतना हार्ड नहीं होना है वो भी हम समझेंगे अगले सेशंस में। तब तक के लिए फिनग्रेड एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, उनके कोर्सेस और वेबिनार्स देखते रहिए, अपने आप को इनरिच करते रहिए लर्निंग के साथ। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच लर्नर्स, धन्यवाद।